हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जी अकेडमी में। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। क्या है वैदिक सभ्यता कह लीजिए या आर्य सभ्यता कह लीजिए। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास जब प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी कहने का मतलब कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, वो है कौन सी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक और सभ्यता आती है, कौन सी है, वो है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो था 2300 बीसी से लेके 1700 बीसी के बीच था। और ये जो देख रहे हैं वैदिक सभ्यता, इसका जो काल है वो है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच है। तो ध्यान देना है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ये वैदिक सभ्यता जो है ये कैसी सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता वो है नगरीय सभ्यता। ध्यान देना है। इसके बाद यानी कहने का मतलब है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण जानकारी नहीं कर लिया गया तो इसे ही भारत का प्राचीन सभ्यता माना जाता था। यानी कहने का मतलब है कि भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता किसको माना जाता था, वैदिक सभ्यता को। लेकिन जैसे ही मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी संपूर्ण प्राप्त कर लिया गया तो उसे माना गया कि भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो काल है यानी काल है वो कितना है, वो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच। ध्यान रखना है, इसको बोल सकते हैं आप वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता और वैदिक काल भी बोल सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता जिसका काल कितना है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच है। अब आगे चलते हैं कि वैदिक शब्द आया कहाँ से है, वैदिक का अर्थ भी क्या होता है। तो वैदिक शब्द का जो निर्माण हुआ है यानी आया है ये कहाँ से, वेद से हुआ है। यानी वैदिक शब्द का जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो वेदों से हुआ है। और इस वैदिक का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ध्यान देना है कि वैदिक शब्द का जो निर्माण हुआ है वेद से हुआ है और इस वैदिक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। इसके बाद यानी कहने का मतलब है इस वैदिक सभ्यता को बसाने का श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो आर्यों को दिया जाता है। ध्यान रखना जाएगा कि वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे, आर्य थे। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। यानी जात के आधार पर नहीं, ये भाषा के आधार पर। चूँकि ये भाषा बोलने में क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे। कौन, ये आर्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन है, तो वो है आर्य है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर। इसके बाद है यानी आर्यों का जो इतिहास की जानकारी मिलता है किससे मिलता है, तो वेदों से मिलता है। यानी वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है किससे मिलती है, तो वेद से ही मिलते हैं, 4 वेद से मिलते हैं। इसके बाद है कि इस आर्यों को लेकर, इनके निवास स्थान को लेकर कुछ इतिहासकारों के बीच क्या है, अलग अलग विचारधारा दिया गया है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रमुख इतिहासकारों का विचारधारा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो देख रहे हैं मध्य एशिया, यानी कहने का मतलब है कि जो आर्य थे इसका आगमन जो हुआ है भारत में वो कहाँ से हुआ है, मध्य एशिया के द्वारा, मध्य एशिया से हुआ है। और किसने कहा है, तो मैक्स मुलर के द्वारा बताया गया है। यानी जो आर्य हैं वो भारत में आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो मध्य एशिया से आए हैं। किसके द्वारा बताया गया है, तो मैक्स मुलर के द्वारा बताया गया है। और इन्हीं का वक्तव्य क्या है, सर्वाधिक मान्य है मैक्स मुलर का। इसके बाद है कि जर्मनी, यानी आर्यों का जो आगमन हुआ है भारत में वो कहाँ से हुआ है, जर्मनी से हुआ है। किसके द्वारा कहा गया है, तो हर्ट और पेनका के द्वारा कहा गया है। इसके बाद उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से आर्यों का भारत में आगमन हुआ है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। इसके बाद है कि तिब्बत के क्षेत्रों से भारत में आर्यों का आगमन हुआ है। किसके द्वारा कहा गया है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। और दक्षिणी रूस से आर्यों का आगमन हुआ है भारत में। किसके द्वारा कहा गया है, तो उनका नाम है गार्डन चाइल्ड। तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार इसे फिर रिकवर करते हैं। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के जो काल है वो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच। और वैदिक शब्द कहाँ से आए हैं, तो वेद से आए हैं। और वैदिक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। इसके बाद है कि यानी इस वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन है, आर्य है। और आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर। और इस आर्यों का इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वेदों से मिलता है। वेद कितने हैं, 4 हैं। और प्रमुख जो इतिहासकार हैं उनके बीच क्या है, एक अलग अलग विचारधारा दिया गया है आर्यों को लेकर। तो ध्यान देना है कि मध्य एशिया से भारत में आगमन हुआ है आर्यों का। किसके द्वारा कहा गया है, तो
मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है। जर्मनी से भारत में आगमन हुआ है किसके द्वारा कहा गया है, तो हर्ट और पेनका के द्वारा कहा गया है। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से आर्यों का भारत में आगमन हुआ किसके द्वारा कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। और तिब्बत के क्षेत्र से आर्यों का भारत में आगमन हुआ है किसके द्वारा कहा गया है, तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। और दक्षिणी रूस से आर्यों का आगमन हुआ है भारत में किसके द्वारा कहा गया है, तो गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। इस पूरे वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्व वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ध्यान देना है कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो ध्यान देना है, इसलिए पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो जानकारी मिलती है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है, ये किससे मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। और जो उत्तर वैदिक काल है ये अन्य 3 वेदों से मिलता है। तो ध्यान रखना है कि पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, इसे बोलते हैं ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल यानी कहने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अन्य 3 वेदों से मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद की जानकारी किससे मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल में मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल कितने से कितने तक है, तो वो है 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच है। नहीं, पूर्व वैदिक का काल कितना है, तो 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल कब आता है, तो 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच होता है। तो ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी जानकारी के स्रोत क्या है, यानी कहने का मतलब है कि पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के स्रोत क्या हैं, ये कैसे जानकारी किया गया है, ये किया गया है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। यानी कहने का मतलब है कि इस सभ्यता की जो जानकारी मिली है वो साहित्यिक यानी लिखित भी साक्ष्य है और पुरातात्विक यानी जो अभिलेख होता है उसके माध्यम से भी इस सभ्यता को पता किया गया है, जानकारी लिया गया है। तो पहले चलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देख रहे हैं कि एक बोगाजकोई एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगाजकोई अभिलेख। और इस बोगाजकोई अभिलेख को एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया माइनर कहा जाता है। ये जो इसका काल है कब था, ये बनाया गया था, तो ये 1400 BC में बनाया गया था। और इसमें क्या है कि इन बोगाजकोई अभिलेख या एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा देवता है, वो है इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नसत्य है। इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य, इन चारों देवताओं का उल्लेख किस में मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के देवता हैं किस में मिलता है, तो एशिया माइनर के अभिलेख में या बोगाजकोई अभिलेख में मिलता है। तो ध्यान रखना है ये बातों को। इसके बाद देख रहे हैं पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जो उत्खनन के बाद मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसे कहा गया गौरिक मृद भांड। ध्यान रखना है कि पूर्व वैदिक काल में जो उत्खनन के बाद जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए उन्हें कहा गया बना था उसे कहा गया गौरिक मृद भांड। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन को, इसे ओसीपी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसे कहा गया चित्रित धूसर मृद भांड। तो अक्सर आपसे पूछा जाए पूर्व वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन उसे क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है गौरिक मृद भांड। और उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उत्खनन के बाद उसे कहा गया है चित्रित धूसर मृद भांड। इसके बाद हम लोग देख चुके हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। और इसके बाद चलते हैं साहित्यिक स्रोत। यानी साहित्यिक स्रोत मतलब कहा कि लिखा हुआ साक्ष्य, यानी इन सब का जो यानी वैदिक सभ्यता का लिखित साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, वेदों में मिलता है। वेदों में इनके बारे में क्या है, लिखा गया है इस सभ्यता के बारे में। तो पहला देखते हैं, पहला जो है वो है ऋग्वेद। वेद कितने हैं, 4 है। पहला है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और चौथा जो है वो है अथर्ववेद। ध्यान देना है कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ध्यान रखना है कि ऋग्वेद क्या है, ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन और उनका एक नाम है वेद व्यास। तो संकलनकर्ता कौन है, कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास है। और इस ऋग्वेद में 10 मंडल है यानी अध्याय है। तो पूछा जाए कि मंडलों की संख्या कितनी है, मंडल तो 10 मंडल है। और सूक्त यानी मंत्र, यानी ऋग्वेद में कितने मंत्रों को उल्लेख किया गया है, तो 1000। सूक्तों की संख्या, सूक्त 1028। तो आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या अध्याय है, 10 हैं। और ऋग्वेद में कितने सूक्त यानी मंत्र हैं, तो 10 28 यानी 1028। चलिए इसे एक बार फिर रिकवर करते हैं। यानी पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो काल है वो है 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका जो काल है वो है 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच है।
इनकी जो स्रोत यानी कहने का मतलब है जानकारी का स्रोत क्या है, तो साहित्यिक स्रोत भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है। हम लोग देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या है, बोगाजिकोई अभिलेख या एशिया माइनर के अभिलेख से क्या है प्राप्त हुआ है, तो ऋग्वैदिक काल की 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 4 देवता हैं, इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नसत्य। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख किस में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, तो एशिया माइनर अभिलेख कर लीजिए या बोगाजिकोई अभिलेख कर लीजिए। इसके बाद है कि पूर्व वैदिक काल, यानी पूर्व वैदिक काल में जो भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसे क्या कहा गया, तो गौरिक मृद भांड कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में उत्खनन के बाद जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसे क्या कहा गया, तो वो चित्रित धूसर मृद भांड कहा गया। इसके बाद इन साहित्यिक स्रोत किस में लिखा हुआ है, तो इन वेदों में लिखा हुआ है, किसके बारे में, तो वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे देख रहे हैं कि जो सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद, यानी वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो ध्यान देना है कि पहला जो है ऋग्वेद, ये जो देख रहे हैं ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो वो है कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। तो ध्यान देना है कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास हैं। और इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, 10 यानी अध्याय है। और इसमें सूक्तों यानी मंत्रों की संख्या कितनी है, 1028 है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि जब इस देख चुके हम लोग कि इस ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। तो ध्यान देना है कि पहला एवं 10वें मंडल क्या है, नया है। यानी कहने का मतलब है कि जब इस मंडल का निर्माण किया गया था तो पहले और 10वां मंडल छोड़ दिया गया था, यानी उस समय निर्माण नहीं हो पाया था। लेकिन दूसरा एवं 7वां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन है। यानी कहने का मतलब है कि ऋग्वेद में तो हम लोग पता होगा कि 10 मंडल हैं, लेकिन पहला जो यानी कहने का मतलब है किस मंडल का निर्माण किया गया था पहले, तो दूसरा मंडल और ये 7वें मंडल को तैयार किया गया था। ध्यान रखना है कि दूसरा मंडल और 7वें मंडल का निर्माण यानी पहले हुआ है, ये सबसे प्राचीन मंडल है। और जो पहला देख रहे हैं और 10वां मंडल क्या है, ये नया है, यानी बाद में जोड़ा गया। तो दूसरा मंडल और 7वां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद के मंडल। और सबसे नया कौन सा है, तो ऋग्वेद के मंडल वो है पहला और 10वां मंडल। इसके बाद चलते हैं कि प्रथम मंडल, यानी प्रथम मंडल की रचनाकार कौन है, तो उनका नाम है मेघातिथि। क्या नाम है, मेघातिथि। और तीसरे मंडल यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है, तो उनका नाम है विश्वामित्र। और इसी तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। इसके बाद 7वें मंडल, यानी 7वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, तो 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, यानी उल्लेख मिलती है। यानी एक राजा थे जिनका नाम है, उनका नाम है पोरस, और उन्होंने 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे नाम दे दिया जाता है क्या, 10 राज्य युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है। और 10 राज्य युद्ध किस नदी पर हुआ था, तो कह लीजिए रावी नदी या परफुनी नदी के तट पर हुआ था। इसके बाद देख रहे हैं कि 9वें मंडल, यानी ऋग्वेद की 9वें मंडल कौन सा है, तो वो है सोम देवता। कौन सा है, सोम देवता। इसके निर्माण करता है वनस्पति के देवता। और 10वें मंडल में क्या है, वर्ण व्यवस्था को उल्लेख किया गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, वर्ण व्यवस्था का, ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो ध्यान देना है कि पहले जो वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और कौन सा है, सामवेद। इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो वेद त्रयी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला दिया जाए तो क्या कहा जाता है, इसे वेद त्रयी कहा जाता है। और सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद। तो आपसे पूछा जाए कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो मात्र 3 आते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। चलिए इसे एक बार फिर रिकवर करते हैं कि यानी ऋग्वेद में सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो वो है दूसरा और 7वें मंडल। और सबसे नया कौन सा मंडल है, तो वो है पहला और 10वां मंडल। इसके बाद देख रहे हैं कि प्रथम मंडल के रचनाकार कौन है, तो उनका नाम है मेघातिथि नाम है। और तीसरे मंडल का निर्माणकर्ता कौन है, तो वो विश्वामित्र है। इसमें इसी तीसरी मंडल में क्या किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 7वें मंडल में क्या है, तो 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ है उसका उल्लेख किस में मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। और 9वें मंडल में क्या है, किसके रचनाकार कौन है, ये सोम देवता। और 10वें मंडल जो है वर्ण व्यवस्था। तो ध्यान रखना है कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इनके अगले वीडियो में हम लोग इनके अगले जो वेद हैं उनके बारे में, यानी अन्य 3 जो वेद हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। अगर हमारे वीडियो ये आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।